तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल गुड। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो क्लास को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज गुड, तो हम क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है खान सर के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज से हम यूपीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं। और ये यूपीएससी के बैच में, जो कि 6 जून से शुरू होना था, तो आज से ही हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये आपकी पहली क्लास है। तो आप जानते हैं कि शुरुआत की जो क्लास होती है वो जनरली आपको एग्ज़ाम के बारे में बताने के लिए होती है, इस बैच के बारे में बताने के लिए होती है, क्लासेस के बारे में बताने के लिए होती है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि आखिर इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। हम ये भी जानेंगे कि यूपीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न क्या है, और एक मोटी मोटी रणनीति को हम डिस्कस करेंगे। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर आप डिटेल स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बताएंगे। रीज़न ये है कि हर एक विषय के जो शिक्षक हैं वो आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो पहले मैं अपना परिचय आपसे करा दूं कि मेरा नाम शुभम गुप्ता है और इस कोर्स में मैं आपको पर्यावरण, ऊर्जा और भूगोल पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, खासतौर पर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी और एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और बहुत समय तक अब लगातार आप मुझसे पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे से, इतने बेहतर तरीके से हम कवर करेंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं तो जो आपने पढ़ा है उसी में से कम 90% प्रश्न आए, 90% क्वेश्चंस आए। ठीक है। तो इस क्लास का एजेंडा क्या है, कोर्स का एजेंडा क्या है, पहले 2 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आज की क्लास में दोस्तों जो टॉपिक हमें पढ़ना है, तो एक तो हमें इस कोर्स का परिचय, इस कोर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। देखिए, ये जो कोर्स है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये एक फाउंडेशन कोर्स है। ये एक फाउंडेशन कोर्स है और फाउंडेशन कोर्स का मतलब ये होता है कि इसमें हम प्रीलिम्स की तैयारी भी करेंगे, हम प्री एग्जाम की तैयारी भी करेंगे और मेंस की तैयारी भी करेंगे। प्री और मुख्य, प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं की तैयारी को हम करेंगे। ठीक है। अब जब जब ये शब्द आप सुनते हैं फाउंडेशन बैच, तो जैसे अभी एक कोई बच्चा है जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर मैं 19 साल का हूं। तो आप कितने भी साल के हों, 19 साल के, 20 साल के, फाउंडेशन कोर्स का मतलब ही होता है कि इस कोर्स की अप्रोच होती है बेसिक टू एडवांस। ठीक है। ये जो कोर्स है ये बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू होगा और आपको एडवांस तक ले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जब आप मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो जब हम फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो शुरुआत में 20 दिन की जो कक्षाएं होती हैं उसमें हम सिर्फ मैप के बारे में पढ़ते हैं, ताकि एक बार पूरी दुनिया का परिचय हो जाए आपसे कि कौन सा महासागर है, कौन सा सागर है, कौन सी जलसंधि है, कौन सा पर्वत है, कौन सा पठार है। इन सभी बातों से जब आप परिचित हो जाते हैं तब हम अगले स्टेप पर आपको ले जाएंगे। पहले फेज में हम सिर्फ आपको बताएंगे कि देखिए, हिमालय नाम का एक पर्वत है जो एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। और एडवांस लेवल पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हिमालय एक वलित पर्वत है। उससे भी आगे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि हिमालय जो है वो अभी भी बन रहा है और हिमालय का निर्माण जो है वो प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा हुआ है, प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हुआ है। तो इस बैच में वो लोग जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है कि सर मैं बिल्कुल बिगनर हूं, मैंने अब तक तैयारी ही नहीं की है, मुझे सिविल सर्विस के बारे में सिर्फ इतना पता है कि ये एक एग्जाम है जिससे कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, सर इतना ही मुझे पता है कि इससे डीएम, एसडीएम ऐसा कुछ बनते हैं। तो आप जानते हैं कि जो आईएएस की पोस्ट होती है उसके लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है, जो स्टेट पीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है दैट इज डेप्यूटी कलेक्टर। इतना हमें पता है सर, इसके अलावा हमें नहीं पता। तो इसी बात को लेकर के हम ये बैच शुरू करते हैं। कोई भी, ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, जब कहीं पर भी आप फाउंडेशन शब्द समझें तो माने
कि ये बैच सारी चीज़ों को कंप्लीट करेगा। प्री और मेंस दोनों की तैयारी होगी और बेसिक से एडवांस की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इस बैच में जैसा आप जानते हैं कि आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आप देख चुके हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस बैच में सिर्फ क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको, क्लास तो आपको मिलनी ही मिलनी है, पर क्लास के अलावा पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एप्लीकेशन में ही आप देखिए तो एक नोट्स करके सेगमेंट है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट भी होंगे, ठीक है, टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और मेंस के जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मुख्य परीक्षा के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई कोर्स की एक बेसिक जानकारी कि सर इस कोर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब चर्चा करते हैं कि सर आज की क्लास में या आने वाले 2-3 दिनों की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, चूंकि मैं ये मान के चलूंगा इस पूरे के पूरे बैच में, ना सिर्फ मैं बल्कि सभी टीचर ये मान के चलेंगे कि इससे पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो जो हमारी अप्रोच होगी पढ़ाने की या जो मेरी अप्रोच होगी पढ़ाने की, वो यही होगी कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को पढ़ा रहा हूं जो पहली बार सिविल सर्विस की दुनिया में प्रवेश कर रहा है, जिसे कुछ भी नहीं पता, विषय के नाम पता है लेकिन वो क्या है उसे नहीं पता। तो ऐसे लोग भी हो सकते हैं। देखिए, क्लास में 2 तरह के लोग होंगे, एक वो जो सच में बिल्कुल बिगनर है और एक वो जो शायद 1-2 बार तैयारी कर चुके होंगे। तो जो 1-2 बार तैयारी कर चुके हैं, आपको शुरुआत में लगेगा कि क्लास की स्पीड स्लो है, क्या और पेस पकड़ सकते हैं, ये सारी चीज है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मुझे बिगनर के हिसाब से ज्यादा चलना है, पर आप परेशान नहीं होंगे। कुछ दिनों के बाद जैसे ही वो एडवांस हो जाएंगे, 1 महीने के बाद स्पीड मैच करा दी जाएगी। ठीक है, आपके साथ उस स्पीड की तारतम्यता बैठाती जाएगी ताकि आपको भी इस कोर्स में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक, अब 3 दिन जो हमारी क्लास रहेगा दैट विल बी बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। आज की क्लास में हम पूरे एग्जाम का ओरिएंटेशन लेंगे कि यूपी पीसीएस क्या है, कितने चरण में परीक्षा होती है। कल और परसों की जो क्लास होगी वो मेरे विषय से जुड़ी होगी, अर्थात भूगोल से जुड़ी होगी। एक बहुत अच्छी फाइल मैं तैयार कर रहा हूं, आज शाम तक मैं कंप्लीट भी कर लूंगा, जिसमें बहुत अच्छा एनालिसिस हमने तैयार किया है 2015 से लेकर के 2023 तक के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों का और 2018 से 2022 तक के मुख्य परीक्षा के प्रश्नों का, ताकि 2024 में जब आप यूपी पीसीएस का एग्जाम अटेम्प्ट करें तो ये आइडिया आपको जरूर हो कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, किस तरह से पूछे गए हैं और हमें किन टॉपिक पर ज़्यादा जोर देना है या ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो 3 दिन की क्लास का जो टॉपिक है वो मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत कर दूं कि आखिर इन 3 दिनों में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हम परीक्षा का एक सामान्य परिचय लेंगे, जहां हम जानेंगे इस एग्जाम के बारे में, इस एग्जाम की बहुत ही बेसिक बातों के बारे में कि ये एग्जाम कितने चरणों में होता है, कितने मार्क्स में होता है, क्या कट ऑफ होता है और हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। फिर हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पर कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से होगी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। फिर यहीं पर हम पाठ्यक्रम की चर्चा भी करेंगे। मोटे मोटे तौर पर हम एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस देख लेंगे, बाकी आप जाइए वेबसाइट पर, हमारी वेबसाइट पर जैसे ही आप खान ग्लोबल स्टडीज पर जाएंगे, यूपी पीएससीएस का कोर्स देखेंगे, वहां सिलेबस दिया गया है और अभी हम नोट्स सेगमेंट में भी सिलेबस डलवा देंगे ताकि आप उसका प्रिंट निकलवा लें। याद रखिए, उसका प्रिंट निकलवाना है, उसे पीडीएफ के फॉर्म में नहीं रखना है आपको। ठीक, इसके बाद हम एक सामान्य रणनीति की चर्चा करेंगे। ये जो शब्द है ना सामान्य रणनीति, वो जानबूझ के यहाँ पर जोड़ा गया है क्योंकि अभी मैं आपको सिर्फ एक आउटलाइन बताऊंगा पूरे के पूरे परीक्षा की। हर एक विषय विशेषज्ञ जो होंगे वो अपने अपने विषय को डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाऊंगा कि आखिर हमें इसमें किन बातों का ध्यान रखना है और वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम मुख्य परीक्षा के पैटर्न की चर्चा करेंगे, फिर हम मुख्य परीक्षा की रणनीति की चर्चा करेंगे कि एक जर्नल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। फिर हम कल की क्लास से
ज्योग्राफी वाले सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। पहले हम ज्योग्राफी प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे। ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं 2015 से 2023 तक, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उसमें से कुछ प्रश्नों को हम हल भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। और एक बहुत प्यारा सा डॉक्यूमेंट मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा 20 से 25 पेज का, जिसे तुरंत आपको पीडीएफ से डाउनलोड करके प्रिंट कराना है। और वो जो 25 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं चाहूंगा कि आप उसे वाइंडिंग करा के रखें। वो पूरे भूगोल के कोर्स में आपको काम आएगा, पूरे ज्योग्राफी के कोर्स में। बार बार मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, उसको उठाइए, उसमें से जो प्रश्न आए हैं उनको एक बार सर्च कीजिए। तो उन सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो कल जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा क्लास के तुरंत बाद, उसको प्रिंट आप करा लेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। इसके बाद हम ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे और उसके हिसाब से हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब ये होता है दोस्तों कि किस क्षेत्र से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इंडियन ज्योग्राफी में भी प्रश्न कहाँ से आए हैं। जैसे जितने लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। खनिज एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत से प्रश्न आते हैं। और यूपीपीसीएस में सामान्यतः जो उनका बड़ा प्रेम है प्रश्नों से, वो मैच द कॉलम वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछते हैं। खासतौर पर एक जगह लिख देंगे खनिज, दूसरी जगह उसका राज्य लिख देंगे, एक जगह उद्योग लिख देंगे, दूसरी जगह उसका केंद्र लिख देंगे। ये प्रश्न भूगोल में काफी ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। राजधानियां भी पूछी गई हैं, कई बार आप जाकर के देखेंगे तो कैपिटल्स पूछी गई हैं। पर्वत और वो किस देश में स्थित हैं वो भी पूछा गया है। तो इन सभी की तैयारी हम करेंगे। वो एनालिसिस करने के बाद हमें समझ में आएगा कि अच्छा, ये वो सेक्टर है जहां पर हमें फोकस करना है, ये वो चीजें हैं जहां पर हमें विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है। इसके बाद हम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे, भूगोलवश के। ठीक है। फिर हम ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, मेंस एग्जामिनेशन के। एक बात है जो अभी मैं स्पष्ट कर दूं आपसे कि मुख्य परीक्षा में भूगोल का बहुत बड़ा वेटेज नहीं है। ठीक है। बहुत एक्सट्रीम या बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम इस सेगमेंट को छोड़ दें। अगर 4 प्रश्न भी आ रहे हैं तो वो महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रीलिम्स में भूगोल और पर्यावरण से प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा है, जो हम कल डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम मुख्य परीक्षा में भी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। अधिकांश जो प्रश्न पूछे गए हैं मेंस एग्जामिनेशन में, वो फिजिकल ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, वो भौतिक भूगोल से पूछे गए हैं। तो हमारा काम क्या होगा कि हम फिजिकल ज्योग्राफी पर ज़्यादा मेहनत करें, भौतिक भूगोल पर हम ज़्यादा मेहनत करें। फिर दोस्तों, ये 3 पॉइंट डिस्कशन के होंगे कि हम किस मेथड से ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, कौन कौन से टूल हैं जो आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, देखो कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ टीचर की मेहनत काम नहीं आती। जैसे एक प्रॉमिस मैं आपको डे 1 पे कर रहा हूं दोस्तों, डे 1 पे जो लोग मुझसे जानते हैं, अगर कोई यहाँ पर जानता है, तो एक चीज जो मेरे बारे में है दोस्तों कि आई रियली वर्क हार्ड। मैं अपने विषय पर बहुत मेहनत करता हूँ और अपने स्टूडेंट का बहुत ध्यान रखता हूँ। और वो आपको दिखेगा जब आपको प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा, प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा, तो वो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है। तो मेरी मेहनत अकेले से काम होगा क्या? क्या मैं अकेला अरेंज्ड रहूं इससे काम बनेगा क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। काम हम दोनों को करना होगा। तो पहले दिन से मैं एक बात आपको समझा दूं कि अगर आप चाहते हैं कि भूगोल विषय पर आपकी अच्छी कमांड हो, तो मेक श्योर कि जो होमवर्क मैं आपको दूं वो रेगुलर बेसिस पर कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमने आपसे एक बार बोल दिया कि कल हमें इस एटलस की आवश्यकता है, कल हम नॉर्थ अमेरिका के मैप को डिस्कस करेंगे, मार्केट जाइए, नॉर्थ अमेरिका के ब्लैंक मैप लेकर के आइए, प्रॉपर एक कॉपी बनाइए, जो मैं डिक्टेशन करा रहा हूं उसको लिखिए, तो वो होना चाहिए। उसे टालने का कोई, मैं कहूंगा, ऑप्शन ही नहीं है। टालने का सोचिए मत, मैं कह रहा हूं ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज अगर आप साथ दोगे तभी ये कोर्स सक्सेसफुल होगा और तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो जब दोनों लोग मेहनत करेंगे तभी ये कोर्स आगे बढ़ेगा। एनसीईआरटी का कोर्स अगर जो लोग ने किया है वो देख भी रहे होंगे कि हमने कितने अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाया है। कि अब तक जो क्लासेस हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से, पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गए, और
वहां पर मुझे अच्छी बात यह लगी कि जितने लोग हैं वो कॉपरेट करते हैं। अगर मैं कोई होमवर्क देता हूं वो सर्च करके आते हैं। तो यही उम्मीद मैं आपसे भी करूंगा कि अगर आपको होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करके आइए, बिकॉज ट्रस्ट मी, बस आप फॉलो करते जाइए। मैं कह रहा हूं कि ये क्लास कर लीजिए, नोट्स पढ़ लीजिए। 80 to 85% क्वेश्चन जो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और एनर्जी से बनेंगे वो आपके नोट्स से ही बनेंगे, यहीं से पूछे जाएंगे, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो जनरली पढ़ाई जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप ये काम करें। कुछ पॉइंट है जो आपको तैयारी के समय याद करना है, और फिर हमारा पाठ्यक्रम। ये आवर करिकुलम का मतलब ये है कि हम प्री और मेंस के सिलेबस को मर्ज करेंगे, और सिलेबस को मर्ज करने के बाद हम एक पूरा सिलेबस डिजाइन करेंगे कि ये टॉपिक हमें पढ़ना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जो हमें नहीं पढ़ना है। सारे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी में जो ट्रेडिशनल बुक्स में दिए रहते हैं, हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो आपके कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक और सवाल आ गया कि सर आप भूगोल कितने घंटों में कराएंगे? तो इसके लिए मुझे लगभग 60 क्लासेस लगेंगी। 60 से 70 क्लासेस में हम ज्योग्राफी को कवर करेंगे। 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी आपकी, और इस ड्यूरेशन में हम ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर 40 घंटे मुझे लगेंगे पर्यावरण करवाने में, एनवायरनमेंट कंप्लीट कराने में। तो वो आपका अगला कोर्स हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बात क्लियर है। ये हमेशा हम करेंगे, जब भी कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसके डायमेंशन डिस्कस करेंगे कि आखिर इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपके पास भी एक ओवरव्यू रहे कि अच्छा इस टॉपिक में हम इतनी बातों को कंप्लीट करेंगे। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? ऑल गुड? समझ आ रहा है आप लोगों को? नील, अंकित, रूपेंद्र, ऑब्वियसली इंटरव्यू, वो तो हम ऑब्वियसली बोर्ड होगा इंटरव्यू के लिए, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, उसकी जानकारी भी आपको मिलेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करते हैं। जैसे ही आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा, न्यायप्रियता, प्रतिबद्धता, योग्यता का सम्मान, राष्ट्र का निर्माण। ठीक है, गुणधर्मिता, पारदर्शिता, तो ये लिखा हुआ है, कोटेशन है। तो पहले एक बात समझिए दोस्तों, कि आप लोग बताइए यूपीपीसीएस एग्जाम कितने स्टेजेस में होता है, कितने चरणों में होता है? बताएं एक बार। ऑप्शनल खत्म हो गया है, बिल्कुल ऑप्शनल खत्म हो गया है। बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने चरणों में होता है पेपर? ऑप्शनल खत्म कर दिया गया है, ऑप्शनल नहीं है। बहुत बढ़िया सर, 3 चरणों में पेपर होता है। तो जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है, यूपीपीएससी का एग्जाम है, वो 3 चरणों में होता है। पहली स्टेज होती है प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये जो प्रारंभिक परीक्षा है ये पूरा एमसीक्यू आधारित पेपर है। इसमें जो प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं, वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। देखिए, 2 शब्द होता है, एक होता है वस्तुनिष्ठ और एक होता है विषयगत। इन दोनों में अंतर है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है कि एमसीक्यू टाइप है। अगर एक प्रश्न का उत्तर है ए, तो आप कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने ए लगाया है तो उसे सही ही माना जाएगा। सब्जेक्टिव में चीजें बदल जाती हैं, सब्जेक्टिव में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो पहला स्टेज होता है प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा चरण होता है मुख्य परीक्षा। अब ये जो मुख्य परीक्षा है ये सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब है जिस तरह से हम पेपर देते आए हैं स्कूल और यूनिवर्सिटी में, कि आपको लिखना होगा, एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और फिर आप उसको लिखेंगे प्रॉपर तरीके से, उसे सब्जेक्टिव कहा जाता है। ठीक, अब सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आंसर आपने लिखा है उसको किस तरह से जांचा जाए। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, एग्जामिनर कोई भी हो, अगर किसी प्रश्न का आंसर है ए तो उसका आंसर ए ही रहने वाला है, चाहे आप कुछ भी कर लें। फिर तीसरा और अंतिम चरण होता है इसका इंटरव्यू, जिसे हम साक्षात्कार कहते हैं। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है किसी भी स्टेट पीएससी के एग्जाम में, चाहे आप एमपी पीएससी की बात करें, यूपी पीएससी की बात करें, ये सिर्फ फिल्टर करने के लिए होती है। ये फिल्टर करने का काम करती है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ एक टिकट है जो आपको यूपीपीसीएस में शामिल होने का मौका देती है।
जो रिजल्ट आपका बनता है, जिसके आधार पर रैंक निकाली जाती है, वो रैंक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के नंबर को जोड़ करके बनती है। प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ एक फिल्टर का काम करेगा। तो चाहे आप प्रीलिम्स में 150 में से 150 नंबर लेकर के आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके नंबर आगे नहीं जुड़ेंगे। वो सिर्फ आपको एक टिकट दे देगा कि जाइए अब आप मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। ऐसा क्यों? फिल्टर करना जरूरी है ना चीजों को। अगर मान लीजिए कि 4 लाख लोग परीक्षा दे रहे हैं, तो क्या 4 लाख लोगों को मुख्य परीक्षा में बिठा लेंगे आप? इतने रिसोर्स कहाँ से लाएंगे और इतनी कॉपी कैसे चेक होगी? तो प्रारंभिक परीक्षा फिल्टर करने का काम करती है। फिर 13 गुना जितने लोग हैं उनको शामिल किया जाता है मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस एग्जामिनेशन में उन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, तो 3 चरणों की परीक्षा है, इसीलिए ये वनडे एग्जाम नहीं कहलाता। इसका पूरा चक्र आप देखेंगे किसी भी स्टेट पीएससी का, यूपी पीसीएस का, यूपीएससी का, तो ये चक्र है ये लगभग 1.5 साल का होता है। ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का पूरा सर्किल होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और आपकी प्रिपरेशन का दौर शामिल है। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि प्रारंभिक परीक्षा किस तरह होती है, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन किस तरह होता है। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जिसका नाम है जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन, और दूसरा होता है पेपर 2 जिसका नाम है सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए अभी आप जाएंगे और जैसे ही आप सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू करेंगे, आप हर जगह बताना भी शुरू करेंगे। होता है ना, हमारे यहाँ पर भी होता है, हम बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगते हैं, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसी बीच में कोई समझदार सा व्यक्ति आएगा और जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं पूछेगा, भैया सीसेट का फुल फॉर्म क्या है? और मैं जानता हूँ मैक्सिमम लोग इसका फुल फॉर्म नहीं बता पाते क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं होता उस ओर, तो वहां पर थोड़ा सा आपको एम्बैरस फील होगा। अच्छा, एक सलाह मैं आपको दे दूं, चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो भी आपका लक्ष्य है, जिस लक्ष्य की आप तैयारी कर रहे हो, उसके बारे में किसी को बताओ मत। जिस दिन अचीव कर लोगे, दुनिया को अपने आप पता पड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या होता है, जब आप तैयारी करते हैं ना, और जब आप लोगों को बताते हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपके ऊपर एक प्रेशर आता है जो इनविजिबल है, लेकिन वो क्रिएट होता है आपके ऊपर। आपको समझ ही नहीं आता, पर आपको प्रेशर इस बात का क्रिएट होता है कि मेरे दोस्त का पेपर निकल गया, मेरे मामा की लड़की, मेरे मामा का लड़का तैयारी कर रहा था, उसका पेपर निकल रहा है, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मैंने पड़ोसी क्या बोलेंगे, एक प्रश्न कोई क्या पूछेगा। और ये हमारी गलती है, क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं ना, तो हम सबको बताते हैं कि भाई हम इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ऐसा किया है तो मत बताओ। आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, डिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। क्यों अपने ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हो? खुद तैयारी करो, जब सिलेक्शन हो जाएगा सबको पता चल जाएगा। नहीं होगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, कम से कम एक प्रेशर से तो बचे, है ना, एक डिप्रेशन में जाने से तो बचे। ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। अब ये जो प्रीलिम्स का पेपर है, तो जैसा हमने आपको बताया कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें होते हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, सही विकल्प का आपको चयन करना है, नंबर मिलेंगे। अगर गलत विकल्प को चुना तो नंबर काटे भी जाएंगे, मतलब इसमें माइनस मार्किंग भी है। दोनों पेपर में, पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग होती है। कैसे होती है, चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझें दोस्तों, कि जो पेपर 1 है ये जनरल स्टडीज का पेपर है, और सामान्यतः हम इसे बोलते हैं जीएस, है ना। जीएस का फुल फॉर्म ही क्या होता है, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब होता है सामान्य अध्ययन, कि हर एक विषय की एक सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं, जनरल स्टडीज लिखा भी हुआ है, फिर भी हम धीरे धीरे देखते हैं कि एक विषय को लेकर के हमारा ऑब्सेशन बढ़ जाता है। हम चीजों को लेकर के बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड होते हैं, ये ह्यूमन का एक नेचर है दोस्तों, है ना। ऑब्सेशन जानते होंगे आप लोग। तो धीरे धीरे पता चला कि एक विषय में आप महारथी बनने की कोशिश करने लगते हैं। यार मुझे ज्योग्राफी बड़ी पसंद है यार, ठीक है, शुभम सर ने पढ़ाया था, चलो मैं इस पर और रिसर्च करता हूँ।
सर ने ये टॉपिक छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया यार, मैं पढ़ूंगा ना, मैं रिसर्च करूंगा इस पे, कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अरे यार वो टीचर ना ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा है इस टॉपिक को, डिटेल में क्यों नहीं जा रहा। आप समझ ही नहीं रहे हो कि वो डिटेल में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वहां से प्रश्न ही नहीं बनता, इसलिए वो डिटेल में नहीं जा रहा है। एक टॉपिक छोड़ा गया है तो उसका रीजन है कि वहां से प्रश्न नहीं आ रहा, लेकिन आप एक्सपर्टीज लाने की कोशिश करोगे और उस चक्कर में आप समझ ही नहीं पाते कि आपको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है, एक विषय नहीं पढ़ना है आपको। देखो एज अ टीचर मेरा काम क्या है, 3 विषय दिए गए मुझे, मैं 3 विषय पढ़ाऊंगा आपको, इस साल पढ़ाऊंगा, फिर यही 3 विषय मैं एमपीपीएससी में जाके पढ़ाऊंगा, अगले साल फिर पढ़ाऊंगा। तो मैं एक्सपर्टीज के लिए काम कर सकता हूं एक विषय पर, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको जनरल स्टडीज, हर विषय के बारे में थोड़ी थोड़ी समझ, उसको याद करना है, फिर अगले विषय पर जाना है, उसको याद करना है, पेपर देना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के बाद लंबा समय है, चुनो भूगोल, बढ़िया पीएचडी करो, आओ बढ़िया तरीके से लेक्चर डिलीवर करो। लेकिन ये याद रखो जनरल स्टडीज का पेपर है। ठीक है, अब ये जो पेपर होता है दोस्तों, जैसा हमने बताया एमसीक्यू आधारित होता है, मोड इसका ऑफलाइन है, अर्थात आप सेंटर पर जाएंगे, जैसे बोर्ड का पेपर देने के लिए जाते थे वैसे ही आप इसका पेपर देने के लिए जाएंगे। वहां आपको एक शीट मिलेगी जिसमें गोले गोले होते हैं बहुत सारे, है ना, और उस शीट को ओएमआर शीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओएमआर शीट कहा जाता है। गोले भरने पड़ते हैं उसमें बहुत सारे, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है ओएमआर शीट को भरना। ठीक है, अभी बताएंगे, भी आप उसकी चर्चा करेंगे। ये जो प्रश्न है जीएस का, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, और 200 नंबर का ये पेपर होगा। बड़ा अजीब सा लगता है कि सर 150 क्वेश्चन 200 नंबर, 300 कर देते या फिर 150 कर देते, कैलकुलेशन आसान हो जाती। लेकिन यहाँ पर कहानी उल्टी है, 150 क्वेश्चन है, 200 नंबर है। इसका मतलब एक प्रश्न जो है उसके लिए लगभग 1.33 अंक दिए जाएंगे एक सही जवाब चुनने पर। और जैसा हमने आपको बताया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3। सर इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने एक प्रश्न सही किया, तो सही करने पर आपको कितने नंबर मिल गए? 1.33, इतने नंबर आपको मिल गए। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब अगर 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए, मान लीजिए कि 3 प्रश्न के आपने गलत जवाब दिए, तो ये जो नंबर आपको मिला था ना 1.33, अब ये गायब हो जाएगा, अब ये आपको नहीं मिलेगा। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर 3 प्रश्न आप गलत कर देते हैं तो एक प्रश्न जो आपने सही किया था वो नल एंड वाइड हो जाएगा। देखो नेगेटिव मार्किंग का ना प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से हमारे अंदर एक डर पैदा होता है कि हम तुक्केबाजी तो नहीं कर सकते और हम सारे प्रश्नों का आंसर नहीं लगा सकते। हमें उन्हीं प्रश्नों का जवाब देना होगा जिनके बारे में हम श्योर हैं। अब श्योर होने का मतलब ये होता है कि जिनके बारे में, एक कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जिनका सबको पता होता है। हर एग्जाम में लगभग मुझे लगता है कि 35% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर सभी को पता होते हैं, जिसने एक बेसिक तैयारी भी की है, तो वो तो आपके बिल्कुल अलग कर दीजिए। बाकी के जो प्रश्न बचते हैं उसमें से आपको चुनना पड़ता है कि अगर किसी प्रश्न के बारे में 2 विकल्प भी आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि यार ये 2 आंसर तो नहीं हो सकते, तो उस प्रश्न पे आप रिस्क लो। जिसके बारे में कुछ नहीं पता, तुक्का मत लगाओ, छोड़ दो, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे, और वो एक एक नंबर से सिलेक्शन या कट ऑफ रुकता है। ठीक है, तो ये GS1 के बारे में 150 क्वेश्चन है, 200 अंक हैं, एक प्रश्न के लिए 1.33 मार्क जो है वो दिया जाएगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि यही पेपर आपका कट ऑफ डिसाइड करता है, अर्थात इसी को हम मेरिट पेपर या स्कोरिंग पेपर बोलते हैं। तो दूसरे वाले का क्या महत्व है? दूसरा वाला ऐसे ही है क्या सर? कोई मतलब नहीं है क्या उसका? सर मतलब है, क्या है समझेंगे। लेकिन जो आपको टिकट टू मेंस मिलना है वो इसी पेपर से मिलेगा, जीएस से ही मिलेगा। जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग पेपर है, उसमें सिर्फ आपको 33% अंक लाने होते हैं, 33% स्कोर करना होता है। ठीक है, उसके नंबर जुड़ते नहीं है। ठीक, लेकिन उसका महत्व क्या है वो जानेंगे। लेकिन ये आपका
इंपॉर्टेंट पेपर है। जो आपका सिलेक्शन होगा वो इसी पेपर से होगा, इसी के नंबर पर कट ऑफ आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कितने क्वेश्चन हमें सही करने चाहिए, कट ऑफ क्या रहता है। तो अगर 2018 से लेकर के 2022 तक आप देखें तो जो कट ऑफ देखने के लिए मिला है वो 90 अंक के आसपास, 90 क्वेश्चन। अब सर आप अंक में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? अंक में बात करना मुश्किल हो जाता है। जनरली जब कमीशन कोई भी आयोग होता है ना, तो वो हमेशा अपना कट ऑफ अंक में ही जारी करता है, लेकिन जब भी आप स्टूडेंट से मिलेंगे वो हमेशा क्वेश्चन पे बात करेगा। या वो आपसे, जैसे हमारे एमपीपीएससी में ना एक पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो 100 प्रश्न आते हैं, 200 अंक का पेपर होता है। आप किसी से भी पूछोगे ना, वो यही कहेगा मेरे 75 नंबर आ रहे हैं, 76 नंबर आ रहे हैं। तो जो बाहर बैठा व्यक्ति होगा, यार कितना मूर्ख है यार, 200 में से 75 नंबर ही ला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं, उसका अर्थ ये होता है कि उसने क्वेश्चन मान लिया है, तो उसने एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मान लिया है। तो ऐसा यहां पर भी कैलकुलेशन आसान है कि 150 में से अगर आप 90 प्रश्न तक सही करते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एक आध बार हुआ है, जैसे शायद मुझे याद है 2018 के आसपास की बात है, जब कट ऑफ 90 के ऊपर चला गया था। अदरवाइज जो कट ऑफ है वो 90 के इर्द गिर्द ही रहता है। इससे कम भी आया है, 87 भी है, 84 भी आया है, 86 भी आया है। इसीलिए हमने 90 को एक मीन माना है, एवरेज माना है, कि अगर 150 में से 90 प्रश्न आपने सही कर दिए, याद रखिएगा सही करना है नेगेटिव मार्किंग के बाद। समझ रहे हैं इस बात को? इसीलिए नेगेटिव मार्किंग इंपॉर्टेंट है कि 90 आपके सॉलिड सही होने चाहिए, नेगेटिव मार्किंग को अलग करके। तो 90 क्वेश्चन अगर आप बना देते हो तो आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लोगे। और इसमें से जो 25 से 30 प्रश्न आपके एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी के आने हैं, उसको मैं बता रहा हूं दोस्तों, बहुत अच्छे से आप कवर कर लोगे। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होने लगेगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप पीवाईक्यू लगा पा रहे हो, बहुत से प्रश्नों के आंसर आप लगा पा रहे हो। मैं कभी ये नहीं कहूंगा आपसे कि ये पढ़ने के बाद सारे प्रश्न बनेंगे, बन ही नहीं सकते। आप किसी से पढ़ लो, किसी किताब से पढ़ लो, आप 100% क्वेश्चन कभी नहीं लगा सकते। याद रखना, हर एक एग्जाम की एक मर्यादा होती है, जो एग्जाम कभी नहीं तोड़ता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति 150 में से 150 क्वेश्चन लगा ले, ठीक है। हमेशा उसमें से 20 से 25 प्रश्न ऐसे होते हैं ओवरऑल मिला करके जो नहीं बनते, ताकि वो स्टैंडर्ड बना रहे। इसी तरह भूगोल या पर्यावरण में मान लीजिए औसतन आपसे 20 या 25 प्रश्न पूछे गए हैं, 30 प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसमें से लगभग 24 प्रश्न आप हल कर पाएंगे। कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी 24 से 25 प्रश्न आप कर पाएंगे, बाकी सारे प्रश्न आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो चाह कर भी आप कितनी मेहनत कर लो वो आपसे अटेम्प्ट नहीं होंगे। और ये बात अभी से सीखो कि हाँ, हम जब तैयारी करते हैं तो वी प्रिपेयर फॉर दी 80%। हम 80% की तैयारी करते हैं, 100% की तैयारी पॉसिबल नहीं है, खासतौर पर तब जब आपको 20 से 25 विषयों की तैयारी करनी हो। और अब तो यूपी स्पेशल है, तो यूपी को बहुत डिटेल में पढ़ना है। 2 पेपर यूपी स्पेशल दिए गए हैं, ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। तो ये तो हो गई सर GS 1 की बात, कितने नंबर का होता है, क्या होता है। अब बात करते हैं पेपर 2, पेपर 2 विच इज CSET, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी MCQ आधारित होगा, ऑफलाइन होगा OMR पर। इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए 200 नंबर दिए जाएंगे। सॉरी, यहां पर ये नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है 2 नंबर दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। और इट इज क्वालिफाइंग, इसमें 33% नंबर आपको चाहिए। और जैसे ही ये शब्द जुड़ता है ना क्वालिफाइंग, लोग इसको कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लेते हैं। और अभी जितने लोगों से मैं मिलता हूं ना, जो यूपी के हैं, बिहार के हैं, MP के हैं, खासतौर पे यूपी और MP के लोगों से, MP के जो अभी MPPSC का एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार सर पेपर 1 तो अच्छा है, लेकिन पेपर 2 में डाउट लग रहा है। अब पेपर 2 जरूरी क्यों है? आपको लग रहा है यार 33 नंबर, 33 ही तो हल करना है, 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 में से आपने 33 बना दिए, काम खत्म। इसमें क्या दिक्कत होगी सर? दिक्कत होती है खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कंप्लीटली ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से होते हैं। और बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो पेपर 1 बहुत अच्छा करके आए, लेकिन पेपर 2 नहीं निकला।
उत्तर क्या होगा इससे? आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। देखिए, पहले आपकी पेपर 2 की कॉपी ही जाएगी। अगर पेपर 2 में की कॉपी गई, उन्होंने देखा कि इस व्यक्ति ने 33 प्रश्न सही किए हैं, तो आपकी पेपर 1 की कॉपी चेक करो, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दो, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसे हल्के में लेना है, लेकिन बहुत हल्के में नहीं लेना है। अब ये शब्द भी सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं मैं, कि हल्के में रहना है लेकिन बहुत हल्के में नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि सीसेट में पूरा समय देने लगे। सर मैं प्रतिदिन 3 घंटे सीसेट पढ़ रहा हूँ सर, पता पड़ा सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, आखिरी में एसएससी वगैरह में ही चले गए सर। अब मैं एसएससी में चला गया क्योंकि सीसेट बहुत अच्छा पढ़ लिया मैंने, अब सिविल सर्विस मैंने छोड़ दिया है सर। तो ऐसा भी नहीं। ठीक, एक सीमित तैयारी, सीमित ध्यान, कैसे होगा क्या होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 पेपर हैं, नंबर आपको बता दिए। एक क्वालिफाइंग है, 33 नंबर 33 प्रश्न सही करने हैं, और दूसरा पहला जो पेपर है वो आपका स्कोरिंग पेपर है, मेन पेपर है, जिसमें आपको स्कोर करना है। बताओ यहां तक कोई समस्या है? हाँ, दोनों पेपर एक ही साथ एक ही दिन में होते हैं, 2 अलग अलग पाली में पेपर होते हैं। एक पेपर यूजली मॉर्निंग में होता है 9:30 के आसपास, 10 बजे के आसपास, और एक पेपर यूजली 3 या 4 बजे के आसपास होता है। तो ये पेपर की टाइमिंग होती है, लेकिन एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं। हाँ, मुख्य परीक्षा के जो पेपर हैं वो 1 हफ्ते चलते हैं, उसमें भी 2 पेपर एक दिन में लिखने होते हैं, पर वो 1 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है, वो कंप्लीटली 1 वीक का ड्यूरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए कोई समस्या? ऑल गुड, ठीक है, चलो बहुत ध्यान से आगे बढ़ते हैं, अगले इस पे आते हैं। अब एक जरा सिलेबस को हम देख लें, ऊपर ऊपर पर सिलेबस को देख लें कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, एक बेसिक आइडिया ताकि आपको मिल जाए। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो पहले टॉपिक में उन्होंने लिखा है कि भैया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, और करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करंट इवेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल। फिर भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन अलग से लिखा है, मतलब 1885 से 1947 तक की जो हिस्ट्री है वो विशेष ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि वो अलग से उन्होंने लिखा है। हिस्ट्री एम्फेसिस शुड बी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो हम पढ़ेंगे, भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर भारतीय राजनीति एवं संविधान, अगला टॉपिक 4थे नंबर पर दिया गया है। इंडियन पॉलिटी गवर्नेंस, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आर्थिक एवं सामाजिक विकास, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और ये जो टॉपिक है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार भी जब आप देखेंगे यूपीपीसीएस का पेपर जो हम डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे प्रश्न सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही पूछे गए हैं, एनवायरमेंट वाले सेगमेंट में। ओके, फिर इसके बाद देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, एनवायरमेंट। ओके, ये दिखा है एनवायरमेंट एंड अर्बनाइजेशन, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। एनवायरमेंट एंड द अर्बनाइजेशन, पर्यावरण पारिस्थितिकी। फिर सामान्य विज्ञान दिया गया है, जनरल साइंस दिया गया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये चीजें। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से ये अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त विषयों को का परिचय होना चाहिए। मतलब जितने भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में यूपी का नॉलेज स्पेशल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यूपी का इतिहास भी आप पढ़ लीजिए, और जो घटनाएं यूपी से जुड़ी हुई हैं उनका अध्ययन भी आप कर लीजिए, ताकि बहुत बेहतर तैयारी हो सके और बेहतर अंडरस्टैंडिंग टॉपिक की हो सके। तो इस एक लाइन ने ये बता दिया कि हमें यूपी के बारे में भी सारी चीजें पढ़नी होंगी, यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें भी हमें डिस्कस करनी होगी एट द सेम टाइम। ठीक है, इसी प्रकार से GS2 का पेपर आप सिलेबस देखें तो इसमें भी एलिमेंट्री लेवल की मैथमेटिक्स आती है, 10वीं कक्षा तक में जो गणित पूछी जाती है वो इसमें पूछी जाती है। इसके अलावा आप देखें तो कॉम्प्रहेंसिव है, ओके, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, मेंटल एबिलिटी है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है। तो इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, यहाँ पर दिया गया है। ये सिलेबस हल्का हल्का नॉलेज हो गया, बाकी जैसे आप पढ़ते जाएंगे आगे तो यह सिलेबस आपको याद भी हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं कि सर सामान्य रणनीति क्या होनी चाहिए दोनों पेपर को लेकर के, या वो बेसिक गलतियां कौन सी हैं जो हमें नहीं करनी है।
तो अब ध्यान से सुनना, अब ये जो 15 मिनट का डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि प्रीलिम्स में सामान्य गलतियां कौन सी हैं जो हम करते हैं, वो मिस्टेक्स कौन सी हैं जो हम करते हैं, एक एक करके समझे। देखिए, सबसे पहला, पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण। ये हर कोई आपसे बोलता होगा, हर किसी से आपने अब तक ये सुना होगा। हिंदी में तो बता रहे हैं सारी चीजें, ठीक है। हाँ, दोनों लैंग्वेज साथ में। अब ध्यान दीजिए आप जरा इस चीज पे। चलो अब ध्यान दो आप लोग, समझिए इस बात को कि जो प्रारंभिक, आपने हमेशा से यह बात सुनी होगी जब भी आप किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए जाते हैं कि यार सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पर फोकस कीजिए, सिलेबस इज नेसेसरी। हमेशा सुना होगा, मैंने भी सुना है बचपन से कि यार सिलेबस बहुत जरूरी होता है, और मैंने पढ़ा भी सिलेबस, पर फ्रेंकली स्पीकिंग मैं उससे उतनी गहरी बातें समझ नहीं पाया वो क्या है। तो अब एक बात आप समझें, सिलेबस अधूरा है जब तक आप उसे पीवाईक्यू से नहीं जोड़ते। सिलेबस तोता और मैना का एक जोड़ा है, जिसमें अगर सिलेबस तोता है तो मैना पीवाईक्यू है। लैला मजनू का जोड़ा है दोस्तों, कि अगर सिलेबस लैला है तो मजनू पीवाईक्यू है। जब तक आप इन दोनों को साथ में जोड़ोगे नहीं, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे। कैसे? आपके सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेट्स अज्यूम की भारत का भूगोल, और उसमें एक लाइन लिखी कि भैया विश्व के भूगोल की मौलिक जानकारी और ऊपर ऊपर की जानकारी होनी चाहिए, लिखा हुआ है। अब कैसे समझ में आएगा क्या पढ़ना है? तो जब आप ये सिलेबस का पॉइंट रखोगे और सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखोगे, तब आपको दिखेगा कि ओके ओके, ज्योग्राफी में अगर इन्होंने लिखा है कि विश्व के भूगोल की सामान्य जानकारी, तो सामान्य जानकारी में क्या पूछा है? अच्छा, पर्वत पूछे हैं। पर्वत में भी क्या पूछा है? पर्वत का नाम पूछा है और देश का नाम पूछा है। अच्छा, राजधानी पूछिए, कैपिटल पूछिए। ठीक ठीक, तो आपको नॉलेज होगा, तब आप उसको समझ पाओगे। हम कोशिश क्या करते हैं कि यार हम सिलेबस पढ़ें और हमको समझ में आ जाए, नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस को आपको जोड़ करके देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा। प्रीलिम्स के साथ भी ऐसा ही करना है, मुख्य परीक्षा के साथ भी ऐसा करना है, दोनों को सामने रखना है, और सामने रख के फिर पढ़ेंगे आप, तो चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होंगी और बहुत बेहतर तरीके से आप उन्हें समझ पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि सिलेबस को जब आप एनालाइज करते हैं तो यहीं से आपको पता चलेगा कि वो कौन से टॉपिक हैं जो हमें नहीं पढ़ना है। देखो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी में जितना इम्पोर्टेंट ये है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं। अगर एक विषय के सभी टॉपिक को आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो बर्डन आपके ऊपर बहुत पड़ेगा। इसीलिए सिविल सर्विस की तैयारी में जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, शिक्षकों से आप पढ़ते हैं, वो बहुत से टॉपिक स्किप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से प्रश्न नहीं आया है, आ जाए तो किस्मत की खेल है, अदरवाइज वहाँ से प्रश्न नहीं आया है तो उसको हम स्किप करेंगे, ताकि आपके ऊपर बर्डन कम हो, ताकि आपके ऊपर समस्या कम से कम आए। तो ये पहला काम है, जो आप कैसे करेंगे वो हम समझेंगे इस बात के लिए। दूसरा फिर जो तरीका है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो अगर दोस्तों आपने अब तक के सिलेबस को एनालाइज किया है, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, सॉरी इसमें पॉलिटी भी है, और करंट अफेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। खास तौर पर ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, पॉलिटी और हिस्ट्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अधिकांश प्रश्न, लगभग लगभग 80 से 90 जो प्रश्न है वो यहीं से बनते हैं। आप उठा करके देखिएगा पुराने सालों के पेपर, बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, तो उसमें यहीं से प्रश्न बनेंगे। खाली भूगोल से हर साल औसतन 20 प्रश्न बन रहे हैं, और 10 प्रश्न औसतन पर्यावरण से बन रहे हैं, तो 30 प्रश्न तो आपके ज्योग्राफी एनवायरमेंट से ही हो गए। इतने ही प्रश्न पॉलिटी से बनते हैं, इतने ही प्रश्न करंट अफेयर्स और हिस्ट्री से बनते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप तैयारी करें तो इन 4 विषयों पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड करंट अफेयर्स। अगर ये 5 चीजें आपकी कंप्लीट हैं,
तो आप सिलेक्शन की रेस में आगे आ चुके हैं। प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करने के आपके जो चांसेस हैं वो 80 से 90% हैं, क्योंकि 90 के आसपास जो प्रश्न हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, इसी सेगमेंट से आते हैं। तो ये चीज आपको समझ में कब आएगी? जब आप पूरे प्रश्न पढ़ोगे। मैंने अभी पढ़े तो मुझे समझ में आया कि ओके, ये सेगमेंट से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो हम कल की क्लास में जानेंगे। अगली चीज, अटेम्प्ट करने वाले प्रश्नों को ध्यान से चुनिए। ओके, अब ये जरा समझें, ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कभी भी में ना, अगर एमपीपीएससी में हम कभी भी ये डिस्कस नहीं करते कि प्रश्नों को ध्यान से अटेम्प्ट करो, सवाल ही पैदा नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नहीं भी है तब भी पूरे लगा के आओ। ठीक है, एमपीपीएससी में हमसे एक व्यक्ति आके पूछा कि सर अब बताइए हम कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। मैंने कहा भैया कैसा प्रश्न कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे प्रश्न अटेम्प्ट करके आओ, सही है गलत है देख लेना, अगर एक आधी सही हो गया तो बोनस ही तो मिल रहा है आपको। ठीक है, तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती ना, तो हर बल्लेबाज के लिए फ्री हिट होता है, लेकिन आपके लिए फ्री हिट नहीं है साहब। आपके लिए हर एक डिलीवरी एक लीगल डिलीवरी है। तो आप ध्यान से इस बात को सिलेक्ट करना है, क्योंकि समझें इस बात को कि अगर यहां पर आपने तुक्केबाजी की, अब तुक्केबाजी कौन करते हैं? तुक्केबाजी वो करते हैं जो बिल्कुल पढ़ के नहीं आते, तो उनके लिए तुक्केबाजी करना चाहिए, आपका स्वागत है, आपके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जो पढ़ के गए हैं वो तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। याद रखिए, दो प्रश्नों को बिल्कुल नहीं छेड़ना। एक ऐसा प्रश्न जिसके बारे में कुछ नहीं पता, 4 ऑप्शन देखे, कुछ समझ नहीं आता, हाथ मत लगाओ, आगे बढ़ जाओ। दूसरा, जिसके बारे में पता है लेकिन 3 विकल्प ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा, छोड़ दो। सिर्फ ऐसे प्रश्नों को अटेम्प्ट करो जिसमें या तो आपने 2 विकल्पों को एलिमिनेट कर लिया है, या फिर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंड या फिर सॉलिड पता है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन प्रश्नों को छोड़ना शुरू करो, अदरवाइज होगा क्या कि आपने मान लीजिए कि 6 प्रश्न आपने गलत लगा दिए, तो आपके 2 सही प्रश्न भी गलत हो गए, तो वो आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। अभी से यह सोचना शुरू करो कि हमें 30 मार्क का नहीं बनना है, प्रीलिम्स में 150 में से 150 नंबर नहीं लाना है, 90 नंबर में हमारा काम हो जाएगा, इतने में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी हिसाब से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है, तब भी मैं आपसे कहूंगा 125 128 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि 20 से 25 प्रश्न ऐसे रहेंगे 150 में से जो आपसे नहीं बनने वाले, और उन प्रश्नों को छोड़ दीजिए, उन प्रश्नों को लेकर के परेशान मत होइए। ये पहली बड़ी एडवाइस है आपके लिए प्रीलिम्स को लेकर के। ठीक है, दूसरी चीज, ओएमआर शीट को ध्यान से भरना। ये धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हम कराएंगे। मैं एक ओएमआर शीट आपके साथ शेयर करूंगा, और जब भी मैं कोई टेस्ट लूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो ऑनलाइन होगा, पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ये टेस्ट दे रहे हो तो साथ में ओएमआर पे गोले भरो। आप कहोगे सर ये कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है, जो पेपर देकर के आए उनसे पूछिए। ओएमआर शीट भरने में गलतियां होती हैं यार। कई बार लोगों ने ये कहा सर पेपर कर लिया था, आखिरी में वेट कर रहे थे, ओएमआर शीट का समय कम पड़ गया, आप नहीं भर पाए। क्यों कर रहे थे वेट? आखिरी में तुरंत भरो। मेरी अप्रोच रहती थी कि भाई जैसे क्वेश्चन हो गया या 5 क्वेश्चन हो गए, एक बार और रीड किया, ओएमआर भरा, 5 से फ्री, फिर 5 हो गए भर दिए फ्री, 5 हो गए भर दिए फ्री, तुरंत। और बहुत ध्यान से भरना पड़ता है बोला, बहुत ध्यान से। प्रश्नों को पढ़ते नहीं हैं हम, और कई बार बहुत सिली मिस्टेक्स करके आते हैं। अभी एक प्रश्न आया था हाल ही में एग्जाम में कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। अब सबको पता है, लेकिन बेसिक गलतियां करके आए लोग। अरे सर एकदम से भूल गए, प्रेशर ही नहीं रहा, ये सारी चीजें क्यों? क्योंकि आप प्रश्न नहीं पढ़ते हो। क्वेश्चन को रीड करो, फिर ओएमआर पे गोला भरो और आगे बढ़ जाओ। एक और बड़ी बात है, आखिरी पॉइंट इसमें, कि अपने ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव ना बनाए। डोंट पुट साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ये बहुत जरूरी है, खासतौर पर पेपर के समय, जब आप पेपर देने के लिए जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप तैयारी करेंगे तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आपके ऊपर क्रिएट होगा, वो आजू बाजू के लोगों का है, जो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट करने वाले हैं। उससे बचने का तरीका भी हमने आपको बता दिया। तरीका बड़ा सिंपल सा है कि लोगों को इन्वॉल्व मत करो, अपनी तैयारी सामान्य तरीके से करते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, दूसरा साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारी प्रिपरेशन में होता है। कैसे? एक एक करके समझना। देखो, एक है, हमेशा लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत डीमोटिवेट हो रहा हूं,
है ना इस शब्द। आप भी डिमोटिवेट होते होगे, मैं भी होता हूँ, हर कोई होता है, ठीक है, हर व्यक्ति डिमोटिवेट होता है, ऐसे कोई कोई बात ही नहीं है। संदीप माहेश्वरी सर के बारे में भी पढ़ा था कि उन्हें भी एक बार डिमोटिवेशन आया था हल्का सा, ठीक है, तो हर किसी को आता है। सवाल ये है कि क्या हमें हर दिन मोटिवेशन की जरूरत है? नहीं। मोटिवेशन इज लाइक अ बलून, बलून में भरी हुई हवा है जो एक समय के लिए भरोगे, आप ऐसा हो जाओगे, फिर निकल आएगी, फिर आप वापस हो जाओगे। हर दिन तो जरूरत नहीं है। हाँ, हर 4-5 दिन में कुछ अच्छा पढ़ लिया, कुछ अच्छा सुन लिया, बढ़िया सी चीज सुन ली जिससे आपके दिमाग में एनर्जी आ जाए। लेकिन सवाल यह है कि सर हम डिमोटिवेट होते क्यों हैं? बड़ा सिंपल सा आंसर है, जब हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, जब हम उसमें मक्कारी करना शुरू कर देते हैं, वहां से डिमोटिवेट होना हम शुरू होते हैं। मेरा काम है कि मुझे आपकी क्लास लेनी है, आपकी क्लास के लिए अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करना है, रिसर्च करनी है, आपकी क्लास में आके चीज़ों को डिलीवर करना है। अगर ये काम मैं अच्छे से करते रहूं तो सवाल ये पैदा नहीं होता कि मैं लाइफ में डिमोटिवेट हो जाऊं। आप एज अ स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम है समझें। आपका काम क्या है? क्लास अटेंड करना है, क्लास के नोट्स को रिवाइज करना है, होमवर्क कंप्लीट करना है, प्रश्नों को लगाना है, रिवीजन करना है, यही तो आपका काम है। लेकिन आप क्या करोगे? अरे यार आज तो पहली क्लास है, चलो कोई बात नहीं, अरे अभी 2 क्लास ही तो हुई है भूगोल की, इतना सा कंटेंट है, क्या रिवाइज करें, क्या प्रश्न लगाएं, अब बाद में लगा लेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस साल का। मैंने ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए और मेरे टेस्ट पेपर मैं बहुत सारे बना के देता हूँ। आपको ये बहुत सारे टेस्ट दूंगा मैं, कम से कम 1000 MCQ मैं आपको ज्योग्राफी के दूंगा पढ़ाते समय। और मैं बार बार कहता रहा MPPSC के स्टूडेंट से कि वो प्रश्न लगाओ वहीं से आएंगे। पूरे प्रश्न सर वो 1000 MCQ के सेट से आए, और ऐसे ऐसे प्रश्न आए जो नहीं पढ़े थे, कुछ जिनने किया उनका मैसेज आया मेरे पास, सर आपने बोला था वो प्रश्न आया है, मैं सही करके आया हूँ, आपकी टेस्ट सीरीज में था, या आपने जो क्वेश्चन का सेट दिया था उसमें था। लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। सर आपने लिखवाया क्यों नहीं? अरे भाई, हर चीज नहीं लिखवाऊंगा, हर चीज नहीं बताऊंगा, कुछ टेस्ट में भी तो दूंगा प्रश्न अलग से, ठीक है। क्यों? तो क्योंकि आपको अटेम्प्ट करना था। तो गद्दारी किसने की? गद्दारी किसने की? आपने की ना। मैंने तो अपना काम कर दिया था। तो अब आपको डिमोटिवेशन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, और आना भी चाहिए, नहीं तो फिर आप बेशरम हो भाई। बेशरम का डंडा होता है हमारे यहाँ, कितना ही मारो टूटता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो, 2 साल, जिंदगी के सिर्फ 2 साल इस परीक्षा को दो, बहुत सीरियस होकर के दो, आप डिमोटिवेट नहीं हो गए। और इस पूरी प्रिपरेशन में रिवीजन और क्वेश्चन को लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे एक टीचर थे, वो बहुत अच्छी बात बोलते थे कि बस सवाल ये नहीं कि आप कितना सारा खा रहे हो, आप उतना खाओ जितना आप पचा पा रहे हो। हमारी आदत क्या है कि हम एक विषय के मल्टीपल सोर्सेज बना लेते हैं। एक विषय है भूगोल, सर तो पढ़ा ही रहे, मैं ना इस कोचिंग का मटेरियल भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है, ये किताब भी अच्छी है, सबको जोड़ लेते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आपको 20 से 22 विषय तैयार करना है। एक विषय में अगर आप 4 किताबें पढ़ोगे तो आपको 10 साल लगेंगे खाली सिलेबस पूरा करने में। बाकी छोड़ दीजिए, सिलेबस पूरा करने में आपको 10 साल लगेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। समेटना सीखो, चीजों को फैलाना मत सीखो, है ना। ये चीज आना चाहिए समेटना कैसे है। जब भी हम क्लास करेंगे ना, मैं आपको आयाम बताता हूँ, क्यों? ताकि चीजें समिटी रहे। हर क्लास के पहले रिवीजन करवाऊंगा, क्यों? आप चीजों को वापस से कनेक्ट कर लो। टॉपिक खत्म करने के बाद समरी लिखवाऊंगा, क्यों? क्योंकि समझ जाए कि भाई 10-12 पेज का पीडीएफ है, 12 पेज के पीडीएफ को एक पेज में लाना सीखो, ताकि जब पेपर देने जाओ तो पूरी भूगोल 100 पेज में होनी चाहिए, 100 पेज में ज्योग्राफी है, खट से रिवाइज हो जाएगी एक बार। ये अप्रोच होनी चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी बात है। रिवीजन इज द की, शॉर्ट नोट बनाना इज द की, अटेम्प्ट किसको करना है किसको नहीं वो जरूरी है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं इस बात को? दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसके बाद सी सेट। अब सी सेट के बारे में ना यहीं से सवाल शुरू होता है, सर फुल फॉर्म ही नहीं पता। और चिल,
ऐसे अक्षय कुमार बन के खड़े हुए हैं, दुनिया में जो होगा देखेंगे, है ना। सी सेट के बारे में अप्रोच ही है सर, ठीक है हो गया, क्वालिफाइंग ही है, कर लेंगे। ये पता है, ये डायलॉग जब सी सेट में अक्षय कुमार वो लोग बनते हैं ना जो मैथ बैकग्राउंड से, समझ में आता है, वो अक्षय कुमार बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से चिल होके। लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटीज से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने कभी मैथ वगैरह नहीं पढ़ा, भैया आपके लिए जरूरी है सी सेट। आप समझ ही नहीं रहे हो कि अगर 33 नंबर यहां पर नहीं आए तो अगला पेपर आपका चेक ही नहीं होना है। तो क्या करें सर, दिन भर सी सेट पढ़े, पूरे टाइम सी सेट पढ़ते रहे? नहीं, मैंने क्या कहा था, हल्के में लेना है, बहुत हल्के में नहीं लेना है। इसका तरीका क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या सी सेट में आप कमजोर हो या नहीं। अच्छा एक बात आप समझो, मैंने ना बीएड किया, और बीएड में हमें एक टॉपिक पढ़ाया जाता था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था हमारे टीचर ने टॉपिक, वो था व्यक्तिगत विभिन्नता। वो टॉपिक क्या था, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या पर्सनालिटी डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। उसमें ये सिखाया जाता था कि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है, व्यक्ति की बात नहीं, बच्चा जो है वो अलग अलग है, हर बच्चे को एज एन इंडिविजुअल आपको ट्रीट करना होगा, और उसके लिए एक इंडिविजुअल प्लान आपको बनाना होगा। विदेशों में जब आप जाएंगे तो वहां जो बच्चों की क्लासरूम का साइज होता है उसमें 5 या 6 बच्चे होते हैं, अधिकतम 10 बच्चे होते हैं, और उन 10 बच्चों के लिए टीचर के पास 10 तरह के अलग प्लान्स होते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता को समझते हैं। तो ये बात आप पर भी लागू होती है, कभी भी आपकी और आपके सामने वाले व्यक्ति की स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकती। कॉमन पॉइंट सेम होंगे, लेकिन किस विषय पर कितना फोकस करना है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति अगर साइंस बैकग्राउंड से है तो हो सकता है कि उसे लगे कि साइंस की क्लासेस जो है यार वो मैं स्किप करके इसके नोट्स पढ़ लेता हूं, मुझे सब आता है। बुरी बात नहीं है, अगर आपका टॉपिक तैयार है तो क्या दिक्कत है। लेकिन कोई व्यक्ति जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उसने कहा यार हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त क्लास अटेंड नहीं कर रहा साइंस की, नोट्स पढ़ रहा है, आप भी 30 मार्क हाँ बने, आप भी दोस्त के पीछे चले गए, भैया उसका साइंस बैकग्राउंड था, आपका नहीं है। समझ रहे हो इस बात को। फिर वहां आप क्या करोगे, धोखा खा जाओगे। हम देखा सीखी बहुत करते हैं, मैं अपना उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैं ना मेरी लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बहुत ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहा हूँ, बहुत ही ऑर्डिनरी, जिसने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो वो गलतियां आप ना करो, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देते जाऊंगा। मैंने 11th-12th में एमपी बोर्ड से था, 11th-12th में जो मैंने विषय सिलेक्ट किया था इट वॉज मैथमेटिक्स, और ट्रस्ट में मुझे गणित बिल्कुल नहीं आती थी। मैंने क्यों मैथमेटिक्स लिया, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे, हमारा ग्रुप था, ग्रुप होते थे, मंडली होती थी, हमारी मंडली का नाम बिच्छू गैंग था, ठीक है। तो जो बिच्छू गैंग के सदस्य थे, इन सभी लोगों ने गणित लिया था, मैं भी चल गया उनके पीछे, जबकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही, मुझे पता था कि यार मेरा सोशल साइंस अच्छा है, मुझे मतलब मैं उन बच्चों में से था जिससे ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था, हिस्ट्री स्पेशली मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। फिर मैं कहाँ चला गया, गणित लेके, कुछ याद नहीं है 11वीं-12वीं में क्या हुआ मेरे साथ। वो 2 साल पढ़ाई के मामले में मेरे जीवन का डार्क एज है। डार्क एज इतिहास में पढ़ोगे आप, ठीक है, डार्क एज है, कुछ समझ ही नहीं आता वहां पे क्या हुआ था, ठीक है। ये होता है, आपकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपके दोस्त की स्ट्रैटेजी, आपके रूम पार्टनर की स्ट्रैटेजी अलग होगी, उससे फॉलो मत करो ब्लाइंड होके, फॉलो करो बेसिक पॉइंट को। क्वेश्चन लगाना है, रिवीजन करना है, एक हफ्ते में एक दिन रिवीजन को देना है, एक दिन ऑफ भी लेना है, हफ्ते भर नहीं पढ़ना है, संडे रिलैक्स भी करना है, ठीक है। दिमाग को सुकून देना है, किताबें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स। सैटरडे रात में किताब बंद की, अच्छी मूवी देखी, बढ़िया सैटरडे रात भर, संडे दिन भर सोए, शाम को कहीं चले गए, मंडे को दोबारा से तैयारी शुरू। दिमाग को सुकून भी दो, नहीं तो दिमाग पागल हो जाएगा और फिर पढ़ना छोड़ दोगे। ये कैसे पता पड़ेगा सी सेट के बारे में, पिछले वर्षों का विश्लेषण, पेपर एक किताब लो जिसमें सी सेट के लास्ट 5 सालों के प्रश्न हो, उनको उठाओ, प्रतिदिन 20-20 प्रश्न लगाना शुरू करो, लगाओ पहले खुद से, देखो कितने नंबर आ रहे हैं। अगर पिछले 5 सालों के पेपर में आपका औसत स्कोर 40 है, एवरेज आप 40 क्वेश्चन सही लगा रहे हो, देन आप सी सेट के लिए परेशान मत हो, आपका सी सेट ऑलरेडी तैयार है, पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर यहां 20 नंबर आ रहे हैं, 15 नंबर आ रहे हैं, 18 नंबर आ रहे हैं, तो समस्या है, इसको ठीक करना है। अब इसमें भी ये पता करो कि कौन से सेगमेंट में दिक्कत जा रही है।
क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ टफ नहीं आती, आपको एसएससी के मैथ नहीं पढ़ने लगना है, ठीक है। बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल की मैथमेटिक्स है, बेसिक रीजनिंग है। तो कहाँ दिक्कत है वो समझो और उस विषय की कुछ कक्षाएं कर लो। अब बहुत से लोग कहते हैं सर सी सेट की कक्षाएं होंगी नहीं होंगी, करवा भी देंगे, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन हर टॉपिक इंटरनेट पे पढ़ा हुआ है, एक बार आप जाके सर्च करोगे ना भाई रीजनिंग फॉर सी सेट, उतनी रीजनिंग आपको मिल जाएगी 4 घंटे में। बेसिक मैथमेटिक्स फॉर सी सेट 5-6 घंटे में उतनी मैथमेटिक्स आपको मिल जाएगी जो आपको काम आएगी। उतनी ही पढ़ना है आपको, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि फिर वो आपके काम की नहीं है। आप डिटेल में जाओगे आपका समय खराब होगा। तो सी सेट, रिमेंबर ये लाइन दिमाग में बिल्कुल रख लो अंदर, सी सेट को हल्के में लेना है, बहुत हल्के में नहीं। तो ये चेक करो और फिर देखो कौन से प्रश्न में, इसमें भी ध्यान रखना अटेम्प्ट बहुत अच्छे से करना। अगर 40 प्रश्न अटेम्प्ट हो गए हैं और आपको पता है कि 40 प्रश्न सही हैं, हाथ मत लगाओ, पेपर को छोड़ के बैठ के सो जाओ, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग वही दिक्कत है, नेगेटिव मार्किंग है, अफोर्ड नहीं कर पाओगे, दिक्कत आएगी, ठीक। तो ये आपकी बेसिक एक तैयारी है जो प्रीलिम्स को लेकर के होनी चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के होनी चाहिए, ठीक। क्लियर है, ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मुख्य परीक्षा की, मेंस एग्जामिनेशन की। यहां तक कोई समस्या? आई विश सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ऑल थिंग्स आर ओके, ऑल गुड। सिमरन, रूपेंद्र, जानकी, अच्छा। और आप लोगों से थोड़ी पहचान भी बना लेंगे हम, ठीक है। पहचान बनाने का फायदा यह है कि जैसे बहुत से लोग यहाँ पर प्रयागराज से हैं, अभी अभी हम आगरा भी गए थे, और हम जो है ना बड़े फूडी किस्म के इंसान हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम वहाँ जाके क्या खाएं। तो हम आपसे कम से कम पूछ लिया करेंगे कि भैया हम यहाँ पर आए हैं प्रयागराज, बताइए सबसे अच्छी आलू पूड़ी कहाँ मिलती है, हम वहीं जाएंगे खाने के लिए, है कि नहीं। तो आपसे पूछ लिया करेंगे। नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ाऊंगा। अच्छा, दिल्ली से, गोरखपुर से, ठीक है, ओके ओके। तो आप लोगों से पहचान बनाने का फ़ायदा है, क्योंकि रास्ता तो वहीं से होके जाता है। अच्छा, गोंडा से, चलिए सब लोग बताने भी लग रहे हैं, हम यहाँ से बेस्ट ऑफ बेस्ट बता देंगे आप लोग। चलो ठीक है, तो आप ही लोग जब भी कहीं आया करेंगे ना उस साइड, तो पहले बैच में हम बता दिया करेंगे कि भैया हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और साथ ही साथ में अच्छा खाना भी खा लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाइलिंगुअल बैच है, आप देख भी रहे होंगे कि सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई हैं, पर सारी चीज़ें मैं हिंदी में बताऊंगा, टर्म्स पूरे इंग्लिश में रहेंगे, डिक्टेशन इंग्लिश में रहेगा, तो दोनों लैंग्वेज को बहुत अच्छे से लेकर के चलेंगे, साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें रहेंगी। चलिए अब मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। तो जैसा हमने आपको अभी बता दिया कि प्रीलिम्स इज ओनली अ फिल्टर, आपका जो रैंक बननी है वो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के नंबर को जोड़ करके बननी है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर को जोड़ करके बढ़नी है। तो यहां से ना एक एक नंबर आपके लिए मैटर करेगा, क्योंकि आपकी रैंक और रैंक के हिसाब से ही आपकी पोस्ट तय होती है। जो रैंक, क्योंकि जब भी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत सारी पोस्ट होती है, 15 से 20 पोस्ट होती है, और वो आपकी रैंक के हिसाब से आपको मिलती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, पैटर्न की हम बात करें दोस्तों, तो अब नए पैटर्न के हिसाब से मुख्य परीक्षा में कुल 8 पेपर हैं, टोटल 8 पेपर्स होंगे और कुल 1500 नंबर का पेपर होगा। नया पैटर्न आया है, आप जानते हैं, ऑप्शनल हटाया गया है, विच इज अ वेरी गुड डिसीजन। ऑप्शनल को हटाना एक बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मेरा भी ये पर्सनली मानना है कि ऑप्शनल नहीं होना चाहिए, इवन यूपीएससी में भी ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड डिसीजन, ठीक है। पहले 2 ऑप्शनल होते थे यूपीएससी में, एक है, और मुझे आगे पूरा भरोसा है कि आगे यूपीएससी में भी ऑप्शनल हट जाएंगे। एमपीपीएससी में भी रिसेंटली आप देखें 2014 के आसपास ऑप्शनल हटा दिया गया था, अब यहाँ पर भी हटा दिया गया है। तो 8 पेपर हैं और 8 पेपर में 1500 नंबर हैं, 1500 मार्क्स है। कैसे हैं जरा इनके बारे में समझिए। 6 पेपर इसमें जीएस के हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6। जीएस का मतलब क्या है? जनरल स्टडीज। जीएस का मतलब क्या है? जनरल स्टडीज। तो 6 पेपर तो आपके जीएस के हैं, और इसके अलावा 2 पेपर हैं, एक है हिंदी का और एक है निबंध का, ठीक है। हिंदी और निबंध, कितने पेपर हो गए? कुल 8 पेपर हो गए, और 8 पेपर के लिए मार्क्स कितने दिए गए हैं? जो टोटल नंबर आपको दिए गए हैं दैट इज 1500, कुल 1500 अंक आपको दिए गए हैं। ध्यान दीजिए अब कैसे दिए गए हैं। तो ये जो GS1 से लेकर के GS6 तक के पेपर हैं,
इसमें आपको हर पेपर के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और हर पेपर 200 नंबर का होगा। तो कितने हो गए? 6 दूनी 12। तो सर 1200 तो यही हो गए। कितने हो गए? 1200। हिंदी और ऐसे का जो पेपर है ये 150 नंबर का होगा। 150 कितने हो गए? 300। तो 1200 ये और 300 ये कितने हो गए साहब? टोटल हो गया सर 1500, 1500। क्लियर है? 8 पेपर हैं। जीएस के जो 6 पेपर हैं उसमें हर पेपर 200, 3 घंटे का समय। हिंदी और ऐसे का पेपर 150 का होगा। कुल हो गए 1500। अब जरा पैटर्न समझिए। ऐसे का पेपर जब ऐसे और हिंदी पढ़ेंगे तो वहां सर आपको बताएंगे, इसका पैटर्न आप समझो। ये जो पेपर आपका होगा तो इसमें अगर मान लीजिए कि पेपर है एक पेपर, जैसे GS1 ले लें, तो GS1 में 200 अंक हैं, तो उसमें 12 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वो आपको 200 शब्दों में लिखना है। 8 नंबर के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको 125 शब्दों में लिखना है। 10 प्रश्न 12 नंबर के हैं, 200 शब्द में लिखोगे। 10 प्रश्न 8 नंबर के हैं, 125 शब्द में लिखोगे। विच मीन्स आपको 3 घंटे में 20 प्रश्न हल करना है और 3250 शब्द लिखना है। डरा नहीं रहा हूं, मेरा उद्देश्य आपको डराना बिल्कुल नहीं है, बस मैं परिचय करा रहा हूं ताकि ये लक्ष्य है आपका। ये जो स्लाइड है ना आपके सामने रखना हमेशा, इस टारगेट पर पहुंचना है। और एक दिन में होने हैं 2 पेपर, एक सुबह होगा एक शाम को होगा। ठीक है? तो टोटल मिला के एक दिन में मोटे मोटे तौर पर आपको 6500 शब्द लिखना है एक दिन में। वो कितने में? 6 घंटे में। यहीं से मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्या नहीं है। फिलहाल हमें इतना पता चल गया कि पेपर कैसे होंगे। 6 पेपर जीएस के होना है। एक पेपर में 200 प्रश्न, 200 अंक हैं। 200 अंकों को डिवाइड किया गया है। 8 प्रश्न 10 नंबर के हैं, और सॉरी 10 प्रश्न जो है 10 प्रश्न जो है वो 8 तो 80 हो गए, और यहाँ पर 12 जो है वो 10 तो 120 हो गए। टोटल कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200 आ गया। क्लियर है? ऑल गुड। टारगेट क्या है? 3 घंटे में 20 प्रश्न और 3250 शब्द। तो ये तो हो गया सर मेंस का फॉर्मेट, और ये जैसा हमने बताया 150 नंबर का ईच है तो वो दिक्कत नहीं जाएगी। अब रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो पहले तो बेसिक पॉइंट की चर्चा हम कर लें। बेसिक पॉइंट यही है सर जो आपने अभी प्रीलिम्स में बताया कि पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण। यहां भी सेम एनालिसिस ऑफ सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बिल्कुल सेम बात है जो हमने अभी डिस्कस की, मेंस पर भी वो लागू होगी। अगर आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं उसका टॉपिक देखिए, टॉपिक देखने के बाद आप ये समझिए कि वहां से किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं और हमें किस चीज को पढ़ना है, आंसर कैसे लिखना है। देखो यहाँ पर आंसर राइटिंग जो है विच इज सिमिलर टू यूपीएससी, क्योंकि वहां पर भी प्रश्न 200 शब्दों में ही पूछे जाते हैं, यूजली 125-200 शब्दों में पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन का लेवल उतना ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी लेवल नहीं है, हाल ही में प्रश्नों का लेवल बढ़ा है। मुख्य परीक्षा में पहले सीधे प्रश्न थे, वो प्रश्न टेढ़े होना शुरू हुए हैं, पर इतने टेढ़े नहीं हुए कि हम समझ ना पाए। अगर आपने विषय को पढ़ा है तो हर एक प्रश्न के बारे में आप लिख पाओगे। कैसे लिखोगे वो हम कोर्स में डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हम कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? दूसरा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पेपर को पूरा करना, कंप्लीटिंग द पेपर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जरा ध्यान से समझें इस बात को। देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि सर हमें 3 घंटे में 180 मिनट में 3250 शब्द लिखने हैं। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आंसर करना यस और नो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? सिलेक्शन उसी का होगा जो पेपर पूरा करके आएगा। अगर आपने 20 में से 20 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए तो आपके पेपर में सिलेक्ट होने के चांसेस कम है। पहली बात मुझे आप ये बताओ कि क्या आप 180 मिनट बिना रुके बिना सोचे लिखते रहोगे? यस और नो में जवाब दो सभी लोग। क्या आप 180 मिनट बिना रुके बिना थके सिर्फ लिखते रहोगे? यस और नो में जवाब दो। सवाल ही पता नहीं होता। अगर एक प्रश्न आपके सामने आएगा तो
पहले आप थोड़ा सोचोगे ना, फ्रेमिंग तो करोगे उस प्रश्न की। जैसे मान लीजिए कि एक प्रश्न आपके सामने आया कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को समझाइए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो दिमाग में फ्रेम तो करोगे कि यार परिचय में क्या लिखना है, मेन बॉडी क्या होगी और कंक्लूजन क्या होगा। 3 ही हिस्से होते हैं आंसर के, भूमिका, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी मुख्य जो हिस्सा होता है, और फिर कंक्लूजन। ये 3 ही हिस्से होते हैं, इसके अलावा चौथा हिस्सा नहीं होगा आपके आंसर में। ठीक है, तो आप सोचोगे, फ्रेमिंग बनाओगे और कंटेंट भी तो सोचोगे, फैक्चुअल डेटा भी सोचोगे कि अच्छा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात हो रही है तो यार ये मेंशन कर देते हैं कि इंडिया में कहाँ पर ये साइक्लोन का सेंटर है, कौन है जो इसको पूरा का पूरा जांचता है। हाल ही में जो कुछ चक्रवात आए उनके नाम लिख देते हैं कि यार ये चक्रवात आए थे, इनके कुछ नाम भी लिख देते हैं। ये भी तो एनालाइज करोगे। क्या ये मैं कह सकता हूं कि ये पूरा काम करने में आपको 1.5 मिनट लग जाएगा या 2 मिनट लग जाएगा, फ्रेमिंग बनाने में? लग सकता है ना, लग सकता है। तो इसका मतलब हम ये लेके चलें कि 180 में से आपके 25 मिनट चले गए सोचने में और लगभग 5 मिनट का समय चला गया थोड़ा रेस्ट करने में। कुछ ना कुछ तो होता ही है, कभी वो साइन कराने आएंगे, कभी कुछ फॉर्मेलिटी होगी, इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से भरोगे तो 30 मिनट आपके चले जाते हैं ले दे के। अब बचते हैं 150 मिनट। तो 150 मिनट में हमें 3250 शब्द लिखने हैं। पहला क्वेश्चन, क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है, असंभव तो नहीं है क्योंकि लोग पेपर पूरा करते हैं। अब हमें यहां तक कैसे पहुंचना है तो इसका तरीका समझो। हमें यहां तक पहुंचने के लिए पहले आप चेक करो, आज आप कुछ भी लिखो। आज आप एक काम करो, 5 मिनट लो, स्टॉप वॉच लगाओ सामने, 5 मिनट में कुछ भी लिखो जो आपके मन में आ रहा है। किसी के ऊपर भड़ास निकालना है निकाल दो, फिर उस पेपर को जला देना। ठीक है, कुछ आपको अच्छा लिखना है, कुछ बढ़िया गाना लिखना है, लिखो लिखो, बिना सोचे समझे लिखते जाओ जो मन में आ रहा है। अब चेक करो कि आपकी स्पीड क्या है। तो आपको यह पता चलेगा कि यार अभी जो मेरी करंट स्पीड है उसके हिसाब से तो मैं 3 घंटे में शायद 1500 शब्द ही लिख पाऊंगा, 1800 शब्द ही लिख पाऊंगा, और पहुंचना कहां है? 3200 पर। अब लगातार इस चीज को हर दिन 5-5 मिनट की प्रैक्टिस दो। लिखो, कुछ भी लिखो जो मन में आ रहा है, लेकिन हर दिन लिखो। ठीक है, हर दिन लिखो, आप देखो कि आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। स्टॉप वॉच के साथ आपके पेजेस के नंबर बढ़ते जाएंगे। एक और बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप आंसर राइटिंग करो आगे जाकर के, जैसे हम बताएंगे आपको, तो 2 चरण होते हैं। पहले चरण में उत्तर सिर्फ लिखा जाता है रिसर्च करके, लेकिन जो दूसरा चरण होता है जब आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि आप स्किल्ड हो जाते हैं, तब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्टॉप वॉच लगा के आंसर लिखो। लगाओ स्टॉप वॉच, मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, इतना समय मिलेगा लाइव आंसर राइटिंग में, लिखो कितना आ रहा है। दूसरी बात, जब मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा, बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा मैं आपको क्लास में, तब बार बार ये नहीं पूछो सर फिर से बोल दो, दोबारा रिपीट कर दो। नहीं, इसका मतलब आपकी स्पीड अभी तेज नहीं हुई है। 1-2 हफ्ते तो मैं ये सुनूंगा कि फिर से बोल दो, दोबारा बोल दो। 2 हफ्ते के बाद मैं नहीं सुनूंगा। छूट गया छूट गया, आप क्लास के बाद जब रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी आप दोबारा लिख लेना। ये तो स्पीड बढ़ेगी नहीं आपकी। अगर मैंने आपको पैम्पर किया थोड़ा सा भी, अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा है, प्यारा बच्चा है ना, बेटा है, अच्छा तो लिखो, मैं दोबारा बोल दे रहा हूं यार, और स्लो बोल दे रहा हूं, कभी काम नहीं बनेगा। पैम्परिंग में काम नहीं बनता। इफ जब मैं थोड़ा सा हार्श आपके साथ होऊंगा तब आप अपने आप, आपको बुरा लगेगा, आप मेरी कंप्लेन भी करोगे, कमेंट भी डालोगे, अरे सर इतना बुरा पढ़ा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है सर, इतनी तेज कौन बोलता है, हम लिख ही नहीं पा रहे, छूट जा रहा है। डालिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि अल्टीमेटली ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। और जो लोग इस बात को समझ जाएंगे वो इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे कि 4 महीने में जब ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे ज्योग्राफी का, तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि यहां तक पहुंचना है आपको। ठीक है, यहां तक पहुंचना है। क्लियर? तो ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से याद रखना। ये सबसे बड़ा टास्क है दोस्त। पेपर अगर पूरा नहीं हुआ तो सिलेक्शन के चांसेस कम है, इसलिए पहली कोशिश पेपर को पूरा करना। हो गया सर, ठीक है आगे बढ़े, अब ध्यान दो अगली चीजों को। ये चीज भी मैं हमेशा बोलता हूं, टॉपर की कॉपी को हमेशा देखो। क्यों देखो मैं बताऊंगा। वर्क ऑन द प्रेजेंटेशन,
प्रैक्टिस आंसर राइटिंग डेली विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉप वॉच, मानचित्र, चित्र और फ्लो चार्ट का प्रयोग करना, करंट अफेयर्स और डेटा का प्रयोग करना आंसर राइटिंग में। अब ये सारी चीजों को जरा ध्यान से समझो। एक बात और भी है जो मैं आगे जाकर के आपको समझाऊंगा कि अगर आप एक यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी की कॉपी देखना, आप यूपीएससी की इंग्लिश मीडियम की कॉपी जरूर देखना, आपको अलग अलग वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। जब आप उनकी कॉपी देखोगे तो एक बात सोचो कि दे गाइज आर वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट लोग हैं। 200 शब्दों में कभी भी 200 शब्द नहीं लिखे जाते, वो शब्द हमेशा 180 170 के आसपास होते हैं। कैसे? वो प्रेजेंटेशन बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। कम शब्दों में अपनी बात को लिखते हैं ताकि कॉपी पूरी यूटिलाइज हो, लेकिन जो बात आप शब्दों में कहने वाले थे अब वो बात आपने फ्लो चार्ट बना करके कह दी। तो आप जब फ्लो चार्ट डालते हैं ना, चित्र बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो ऑलरेडी अट्रैक्टिव लगने लगते हैं, आप बहुत ही बढ़िया लगने लगते हैं। जैसे मान लो अभी जैसे मान लीजिए कल के दिन मैं आ जाऊं बिना नहाए, मेरे बाल ऐसे खड़े हैं, ऐसा है, आ जाऊं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, कैसा लगूंगा मैं? और फिर मैं आपसे कहूं कि चलो भैया सिलेक्ट करना है इनको मॉडलिंग के लिए, अगली पिक्चर आप बना रहे हो, शिवम गुप्ता को लेना है, शिवम गुप्ता ऐसे खड़े हैं, आप ऐसा रिजेक्ट करो कि भैया दोबारा इनको मत लेके आना, ठीक है। लेकिन इसी चीज को मैं अच्छा सुबह उठूं, बढ़िया नहाऊं, बढ़िया फेस वॉश कर लिया, एक क्रीम भी लगा ली, शेविंग एविंग कर ली, अच्छे बाल हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाल हैं, आपके सामने खड़ा हुआ, तो कम से कम आप मुझे कंसीडर तो करोगे, है ना, कि हाँ यार ठीक है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ठीक यही बात अप्लाई होती है आपके आंसर पर। आंसर में जब आप प्रेजेंटेशन स्किल को ऐड करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, अट्रैक्ट करता है लोगों को, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करता है कि यार ये कुछ नया कर रहा है, ये कुछ इनोवेशन ला रहा है। और याद रखिए, प्रशासन में ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास आइडिया है, जो इनोवेशन करना जानते हैं, क्योंकि समस्या तो वही है जो पहले थी, वो और कॉम्प्लिकेट हो गई है। अगर आप पुराने ढंग से काम करोगे, जो आप नहीं कर सकते क्योंकि ई गवर्नेंस चालू हो चुका है, तो प्रशासन में ऐसे लोग चाहिए जो बड़े इनोवेटिव हों। बहुत से लोग, बहुत से आईएएस अधिकारियों की कहानी आप सुनोगे, आईपीएस की कहानी आप सुनोगे, क्या कमाल के इनोवेशन लेकर के आते हैं। वो ऐसे अभियान चलाते हैं जिससे लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं। ट्राइबल एरिया में जो चौधरी साहब आईएएस रहे हैं, वो उन्हीं की भाषा में किताबें प्रोवाइड कराने लगे, वही टीचर रखते थे जो उनकी भाषा जानते हों, उन्हीं के रीति रिवाजों के हिसाब से वो पढ़ाई कराते थे, तो धीरे धीरे वो मॉडर्न होने लगे। ये चीज, तो इनोवेशन, आपके दिमाग में इनोवेशन होना चाहिए और इनोवेशन आपके आंसर में दिखना चाहिए। कैसे दिखेगा? टॉपर की कॉपी को रेगुलर देखो, यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी को देखो, समझो वो किस तरह से लिखते हैं, कितने शब्द वो लिख रहे हैं, शब्द सीमा का पूरा पालन नहीं होने के बाद भी 2 पेज कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, कैसे वो समय पर अपना पेपर पूरा करते हैं, बहुत ध्यान से देखो। हर एक विषय को जब शुरू करते हो, प्रतिदिन नियम बनाओ कि मुझे 5 मिनट एक टॉपर की कॉपी के एक आंसर को देना है, अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखिए और समझिए वहां से कि कैसे लिखा है। हिंदी मीडियम वाले दोस्तों से कहूंगा आप इंग्लिश मीडियम की कॉपी देखिए और फिर वहां से स्किल लेकर के आइए और उस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए अपने आंसर में। ये बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। इसी में जब आप ये पूरा काम करेंगे तो आप, मैं वैसे आपको बताऊंगा पूरे सब्जेक्ट में, तो आप करंट अफेयर्स और डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आज के जमाने में, कि आपके आंसर में डेटा होना चाहिए। अर्थक्वेक के बारे में लिख रहे हैं, कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ बेसिक डेटा इकोनॉमी का होना चाहिए जो आपको आगे जाकर के पता चलेगा। तो डेटा और करंट अफेयर्स का उपयोग करना है, मैप, डायग्राम और फ्लो चार्ट का उपयोग करना है। अब ये आंसर राइटिंग कैसे होगी तो वो मैं आपको सिलेबस जब कंप्लीट हम करेंगे, जब हम आपको आंसर लिखवाएंगे, तो वहीं पर आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आज एक पूरा का पूरा ओरिएंटेशन था, जिसमें मैंने बहुत बेसिक बातें आपको एग्जाम के बारे में बताई हैं। एग्जाम क्या है, कितने इसके हिस्से हैं, किस प्रकार का पैटर्न है। अब हर एक विषय की चर्चा हर एक विषय के शिक्षक करेंगे। कल और परसों का समय मैं आपका लूंगा, जिसमें हम भूगोल का पोस्टमार्टम करेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी प्रश्न आए हैं प्री और मेंस में, उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे, फिर एक करिकुलम बनाएंगे और फिर हम ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करेंगे। और ज्योग्राफी की शुरुआत की जो 20 कक्षाएं हम देंगे वो हम मैपिंग के लिए देंगे। मैपिंग इसलिए जरूरी है कि
मैं चाहता हूं कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने से पहले विश्व के पूरे पर्वत, पठार, मैदान, घास के मैदान, समुद्री जलधाराएं, पवने, ठीक है, इन सब के नाम आपको पता हो, ताकि जब हम वो टॉपिक पढ़ें तो आप इजीली इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होगी कल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। ओरिएंटेशन क्लासेस अभी 2 दिन और चलेंगी मेरी, फिर हम विषय पर मैपिंग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। ऑल गुड, ठीक है, थैंक यू नज़मा, खुशबू, बिल्कुल देख सकते हैं। नहीं नहीं, एक बात मैं अभी क्लियर कर दूं कि जो मेरी क्लास होगी ज्योग्राफी की वो सुबह 9:45 पर शुरू होगी। आज कुछ पहली क्लास थी, टेक्निकल एरर आ गया कुछ, जिस वजह से 10 मिनट लेट हो गई। हम शार्प 9:45 शुरू करेंगे और क्लास जो है वो लगभग 11 से 11:15 के आसपास क्लास जाएगी। ठीक है, 1.25 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, दोबारा रिकॉर्डेड देख सकते हैं, 1 घंटे में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, गुड बाय, टेक केयर दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।